हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समझ जो किताब आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। देखा जाए तो एससीपी काफ़ी महत्व रखेगा। और आज जो हम चैप्टर करेंगे यहाँ पर जाति प्रथा यानी जन्म एवं क्रमिक विकास, कास्ट सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ये सब टॉपिक जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक पहलू को जो है अध्ययन करेंगे। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जाति भारत की एक अनूठी संस्था है तथा हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय सिद्धांत है। जाति प्रथा एक बहुत ही हानिकारक प्रथा थी जिसने अति प्रभावशाली होकर समाज पर नियंत्रण बना लिया। समाज में एकता तथा समभाव पैदा करने के स्थान पर इन जाति प्रथा ने कई समस्याओं को भी जन्म दिया, जैसे असमानता, घृणा, ईर्ष्या, दोष तथा समाज का कई वर्गों में विघटन भी किया। समाज में व्याप्त इन बुराइयों का कई महान विभूतियों ने, जैसे महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी तथा अन्य समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद आदि ने खुलकर विरोध किया और ये हर तरह से इसे समाप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हम आज करने जा रहे हैं, जाति प्रथा जन्म एवं क्रमिक विकास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो आया है टॉपिक जाति प्रथा जन्म एवं क्रमिक विकास। तो जाति प्रथा का जन्म के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या थे, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो जाति प्रथा का जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी जरूरी भी था। कहते हैं जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल का महाकाव्य काल में उत्पन्न हुई। यानी ये और भी महत्वपूर्ण बना देता है यहाँ पर कि जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल का एक महाकाव्य काल में उत्पन्न हुई। यानी जब जो है महाकाव्य लिखी जा रही थी उसी समय कहते हैं जाति प्रथा भी अपनी उत्कृष्ट चरण पे थी। इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे हम करेंगे महाकाव्यों के बारे में, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी देखा जाए तो जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल के महाकाव्य के दौरान उत्पन्न हुई थी तथा इसने जो है धीरे धीरे हिंदुओं को कई वंशागत समुदायों में बांट दिया, जो विवाह, व्यवसाय तथा भोजन जैसे बंधनों से बंधे थे। यानी विवाह भी अपने जाति में करना था, व्यवसाय भी अपने जाति के अंतर्गत करना था और भोजन ग्रहण करने का भी प्रावधान जो था अपने ही जाति में था। तो इस तरह के जो है वंशागत समुदाय में जो है यहाँ पर जाति बांध दी। कहते हैं आरंभिक काल में जाति प्रथा व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक काल में जाति प्रथा जो थी व्यवसाय पर आधारित थी तथा जाति परिवर्तन करना कठिन न था। लेकिन समय बीतने के साथ जाति प्रथा जो थी वंशागत होती चली गई। ये कहते हैं जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है जातियों में भी बहुत हमें परिवर्तन देखने को मिला। अर्थात अब यह जन्म पर आधारित हो गई कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेगा उसको उसी जाति को जो है मानना पड़ेगा। ये प्रावधान जो है लोगों में घर कर गई। इसको बदलना कठिन हो गया और कई व्याप्त तथा दुरंत चक्र है जिसने हिंदू समाज कई समुदायों में जकड़ रखा है। कालांतर में देखा जाए तो इसकी पकड़ कमजोर होने लगी है। आज मॉडर्नाइज्ड दुनिया में जाति प्रथा जो है बहुत काफ़ी कमजोर हो गई है और शिक्षा के प्रसार तथा आधुनिक जीवन शैली ने इसे कहते हैं और भी कमजोर कर दिया है। कारण क्या है कि हम आज आधुनिकता के जो है आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक युग में जो है जाति प्रथा को लेकर चलना शायद संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा के प्रसार तथा आधुनिक जीवन शैलियों ने इस कठोर जाति प्रथा को काफ़ी हद तक कमजोर किया है। समाज कई वर्गों ने जाति प्रथा के उन्मूलन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है तथा उन्हें इसे सफलता भी प्राप्त हुई है। आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे समाज में आज भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु यह पहले की भांति कठोर नहीं है तथा इसमें काफ़ी लचीलापन आ गया है। अगर आप देखोगे तो आज हमारे समाज में भी देखिए काफ़ी जाति भेदभाव खत्म हो रही है। हम
एक क्षेत्र में रहते हैं, कई जातियों के लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यही पुरातन समय में अगर देखिएगा तो हर जाति के व्यक्ति जो थे अपने समुदाय में ही रहते थे और उनका अलग ही बसेरा हुआ करता था, अलग ही उनका जो है वो रहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज शहरों में जो है कहते हैं एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में न जाने कितने जाति जो है निवास करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देते हैं। तो इससे ये होता है कि जाति प्रथा जो है काफ़ी जो है लचीला हो गया, कठोरता ख़त्म हो गई और ये ज़रूरी भी था। कहते हैं अक्सर और बहुत से संदर्भ में हम वर्गों और जीवन में प्रावों में धर्म को पढ़ते हैं। वान श्रम धर्म जो सुदूर अतीत में स्पष्ट और मजबूत था परंतु अब अस्पष्ट है, गिलाफत माही वाला है और थोड़ा बहुत भूला भी जा चुका है। और जिस व्याख्या हम ब्राह्मण करते हैं राजा इसे संबंधित लागू करता है। तो इसमें जो है एल.एस. वशम ने अपनी साफ शब्दों में इस बात को जिक्र किया था कि अक्सर और बहुत से संदर्भ में हम वर्गों और जीवन में प्रावों के धर्म को पढ़ते हैं। वान श्रम धर्म जो सुदूर अतीत में स्पष्ट और मजबूत था परंतु अब अस्पष्ट है, गलत फहमी वाला है। कहते हैं ये सब बातें गलत फहमी है और थोड़ा बहुत भूला भी जा चुका है। और जिसकी व्याख्या अब ब्राह्मण करते थे अब इसको ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, क्योंकि जाति प्रथा देखा जाए तो आज बहुत ही कमज़ोर हुआ है और बहुत कमज़ोर होना ही जो हमारे समाज के बदलाव की एक परम चरण दिखाई देता है। जाति प्रथा का सर्वप्रथम हमें अर्थ जानना पड़ेगा कि जाति प्रथा का अर्थ क्या होता है। कहते विभिन्न लोगों ने जाति प्रथा का व्याख्या के संदर्भ में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। सभी लोगों की अपनी विचारधारा थी। इसमें डॉक्टर V.S. स्मिथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और उन्होंने जाति प्रथा की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसे परिवार का समूह है जो आंतरिक तौर पर कई बंधनों विशेषकर विवाह एवं भोजन संबंधी मामलों से जुड़ा रहता है ताकि उनकी शुद्धता बने रहे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्टर V.M. स्मिथ ने कहा है कि जाति प्रथा एक ऐसी परिवारों का समूह है जो आंतरिक तौर पर कई बंधनों विशेषकर विवाह एवं भोजन संबंधी मामलों से जुड़ा रहता है ताकि उनकी शुद्धता बना रहे। तो देखा जाए जाति प्रथा में विशेष रूप से जो विवाह को और भोजन संबंधी मामले ही आते हैं और इसमें जो है लोग ये कहते हैं कि अपने ही जाति में विवाह और अपने जाति भोजन करने से उनकी शुद्धता बनी रहती है। इसमें डॉक्टर श्याम शास्त्री भी इस बात का समर्थन करते हुए जाति प्रथा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि कुछ लोगों का एक समूह जो सामाजिक मसलों जैसे विवाह तथा भोजन आदि के लिए संगठित हो उसे जाति कहती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ लोगों का एक समूह जो सामाजिक मसलों जैसे विवाह तथा भोजन आदि के लिए संगठित हो उसे जाति कहती हैं। और इन परिभाषाओं को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में जाति प्रथा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इन परिभाषाओं को देखते हुए जाति प्रथा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है क्योंकि वर्तमान समय में विवाह भोजन और व्यवसाय के मामले जाति प्रथा के वर्जनम तोड़ चुके हैं। क्योंकि देखा जाए तो आज के आधुनिक में ये बात सत्य है कि आज समय ने जो विवाह जो कि वंशागत होती थी अपने ही वंश में किया जाता था या अपने समुदाय में की जाती थी, आज विवाह के जो बातें हैं आज मॉडर्नाइज दुनिया में सब टूट रहे हैं। भोजन सिर्फ अपने ही समुदाय में खाया जाता था, आज वो भी टूट चुका है। तो देखा जाए तो आज बहुत सी बातें जो है हमारी जाति प्रथा को जो है भंग कर रही है, जो हमारे समाज के लिए अच्छी भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये जो विवाह की जो प्रावधान आज हो गया है वो सही है या गलत, इस पे एनालाइज करना सही नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं विवाह दो व्यक्तियों का बंधन होता है, लेकिन देखा जाए तो दो व्यक्तियों का बंधन से यहाँ पर पर्याप्त नहीं कहा जा सकता शब्द को। कहते हैं दो परिवारों का मिलन होता है। आज बेशकली हमारा देखा जाए तो विवाह प्रथाओं में बहुत चेंजेस आई है क्योंकि जाति प्रथा कमज़ोर हुई है। आज विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी विवाह का जो संबंध स्थापित कर रहे हैं और आज नौजवानों में इसकी एक होड़ सी लगी हुई है। लेकिन देखा जाए तो बहुत से ऐसे कांड भी हो रहे हैं जो हमारे समाज को जो है गलत रास्तों पे ले जा रहे हैं। इसलिए जनरल सी बात देखा जाए तो विवाह एक जो है महत्वपूर्ण कर्म कांड है।
इसको अपने परिवार की सहमति से किया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आया है जाति प्रथा का जन्म। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कब और किन परिस्थिति में भारत में जाति प्रथा का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों में जाति प्रथा नहीं थी। अब देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वैदिक काल में जो भारत में आर्य आए थे उनमें जाति प्रथा नहीं थी। समाज में केवल एक ही विभाजन था, गोरी चमड़ी वाले आर्य और काली चमड़ी वाले अनार्य, जिन्हें दस्यु कहते थे। यानी इस समय गोरे और काले की भेदभाव थी। शब्द वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। वर्ण का मतलब होता है कलर यानी रंग। यद्यपि चमड़ी के रंग ने सामाजिक आवंटन के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, पर कुछ रूप से यह आर्य द्वारा मूल निवासों पर विजय के कारण था, क्योंकि वो कई क्षेत्रों में विजय हासिल कर चुके थे, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आर्य द्वारा दासों पर विजय से वह सैन्य शूद्र में परिवर्तन होते चले गए। आर्यों के द्वारा जो दास बनाने की प्रथा शुरू हुई वो आगे चल के क्षुद्रों में परिवर्तित हो गए। और ऋग्वैदिक काल में जनजाति समाज जिन 3 भागों में बटा हुआ था वो थे योद्धा, पुजारी और साधारण लोग। यानी देखा जाए तो इस समय जाति प्रथा 3 रूपों में हमारे समाज में विद्यमान था। एक योद्धा का था, एक पुजारी का था और एक साधारण लोगों का था। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जब आर्य गंगा की घाटी की ओर बढ़े तो वर्ण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और आर्य समाज में जाति प्रथा प्रचलित हुई। जाति प्रथा आर्यों ने इसलिए आरंभ की क्योंकि ऐसा करने से उन्हें समाज में अनार्थों के ऊपर अपना दबदबा रखने में सुविधा थी। यानी देखा जाए तो जाति प्रथा यहाँ पर शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद था कि जो क्षुद्र थे, जो सेवक वर्ग थे, दास वर्ग थे, उन पे जो है दबदबा बनाया रखा जा सके। इसलिए आर्यों ने जो है दास प्रथा के जगह पर अब जाति प्रथा आरंभ कर दी। और एक बार जब इस प्रणाली को अपना लिया गया और यह समाजी ढांचे का अटूट एवं मुख्य भाग बन गया। कहते हैं दोस्तों, हर चीज़ पुराने समय से विद्यमान नहीं थी, हमारे समाज ने इन चीज़ों को बनाया है। और हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, हम जो हमें शिक्षा दी जाती है, हम उसी चीज़ का जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण देखा जाए तो ये सारे चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान नहीं थी, लेकिन समय आते आते जो बड़े वर्ग थे दूसरे वर्ग को दबाने के लिए इन प्रथाओं को जो है शुभ आरंभ किया। इस प्रणाली में कालांतर में आर्य के बीच कई अवरोध खड़े किए गए। देखा जाए तो इसके विरोध कई बार हुई, लेकिन इसके अलावा आर्यों ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए कई क्षेत्र भी जीते और कई राज्यों की स्थापना भी किया। और इस तरह एक व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य का निर्वाह एक साथ करना कठिन हो गया, जैसे युद्ध, कृषि, व्यापार कार्य तथा यज्ञ करना आदि। इसलिए ये सभी कार्य एवं जिम्मेदारियों विभिन्न समूहों को सौंप दी गई और समाज 4 वर्णों में बंट गया। यानी देखा जाए तो उस समय युद्ध, कृषि, व्यापार कार्य और यज्ञ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्थान थी, बहुत महत्वपूर्ण कर्मकांड थी। इसलिए इनको जो है 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। युद्ध करने वाले क्षत्रिय कहलाए, कृषि करने वाले जो है कहते हैं क्षुद्र और वैश्य कहलाए, व्यापार करने वाले क्षुद्र और यज्ञ करने वाले जनरल सी बात है ब्राह्मण कहलाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि युद्ध, कृषि, व्यापार कार्य और यज्ञ करना इन सब के गतिविधियों में थी। अब यहाँ पर बात है कि सेवाएं करने वालों का यहाँ पर वर्णन नहीं है। जो सेवाएं करते हैं दूसरे को वो कृषि भी कहला सकते हैं या व्यापारिक कार्य भी। तो यहाँ पर क्षुद्र और वैश्य में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न बन सकता है, लेकिन आपको ये बात समझ होना चाहिए कि जो युद्ध करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो यज्ञ करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं और जो कृषि करते हैं वो कहते हैं वैश्य कहलाते हैं। और क्षुद्र जो होते हैं इन सब की जो है
कला गुजारी करते, सबके जो है घरों में काम करते या सबकी मदद करते हैं, तो वो क्षुद्रों में आते हैं। तो इस तरह जो है उन्होंने इनको 4 भागों में बांट दिया। इस तरह आर्य सामाजिक व्यवस्था, कार्य व व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में इन्होंने जो है वर्ग को बांटा। अब वह वर्ग जो धार्मिक अनुष्ठान में कुशल थे, यज्ञ करना, शिक्षा प्रदान करना, ब्राह्मण कहलाते थे और उनका समाज में ऊंचा स्थान था, उसका बहुत ही आदर किया जाता था। राजाओं के मंत्री अधिकतर ब्राह्मण ही हुआ करते थे, जिनका व्यवसाय युद्ध में लड़ना, देश की सुरक्षा करना, भूमि स्वामी, जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी, उन्हें क्षत्रिय या सैनिक वर्ग भी कहा गया। राजा इस वर्ग से संबंध रखता था और इसी तरह व्यापार, वर्जनीय, शिल्पकला, कृषि कार्य में लगे हुए लोग वैश्य या व्यापारी वर्ग कहलाए। इन्हें हम वैश्य या व्यापारी वर्ग कहलाए। चौथा वर्ण जो था क्षुद्र कहलाया था। इसके अंदर वे लोग जिन्हें समाज में कम समझा जाता था, जैसे जाति, च्यूत, आर्य, जिन्हें पहले तीनों वर्णों में कई स्थान नहीं दिया गया। ये पहले 3 वर्णों के लिए सेवा किया करते थे, यानी देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है वैश्य, इन सब का सेवा जो थे क्षुद्र किया करते थे। तो ये है जो 4 भागों में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर हम जनरली इस बात को समझने की कोशिश करें तो कहते हैं मुंह से बोला हुआ वाणी ब्राह्मण कहलाया, बाजू में लिया गया हथियार कहते हैं क्षत्रिय कहलाया, और पेट के लिए कार्य करने वाले कहते हैं वैश्य कहलाया, और जो पैरों के नीचे थे वो क्षुद्र कहलाए। तो आप इस 3 शरीर के अंगों से जो है इनकी पहचान रख सकती हो कि ब्राह्मण उच्चारण बोलना मुंह से, क्षत्रिय लड़ाई यानी हाथ से करना, अब पेट के लिए किया गया कार्य वैश्य कहलाता है, और क्षुद्र जो होता है जो पैरों के नीचे होता है। तो ये याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात आपके लिए थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूत्र मंत्र में समाज 4 वर्णों में विभाजित का उल्लेख किया गया है। यानी ऋग्वेद में जो है 4 वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इस मंत्र के अनुसार सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से क्षुद्र की उत्पत्ति हुई। ये देखा जाए तो हिंदू मान्यता के अनुसार है कि ब्रह्मा ने जो है अपने मुख से ब्राह्मण की जो है उत्पत्ति किया, बाहों से क्षत्रियों को और जांघ से वैश्य और पैरों से क्षुद्र की उत्पत्ति की। इस तरह ऋग्वैदिक काल के अंतिम दिनों में आर्य समाज व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित 4 वर्णों में बटी हुई थी, न कि जन्म के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर इसमें बटी हुई थी, न कि जन्म के आधार पर। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपने व्यवसाय को बदल सकता था, और इसी प्रकार पहले 3 वर्णों में अंतर्जातीय विवाह और भोजन पर कोई पाबंदी नहीं थी। यानी पहले 3 वर्ण में कोई तरह का जो है पाबंदी नहीं थी। और ये ऋग्वेद के इस मंत्रों से भी पता चलता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अनाज पीसनहार हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय कवि जो था उसका पिता चिकित्सक था और उसकी माँ पीसनहार था। यानी 3 वर्णों में किसी प्रकार की अंतर्जातीय पाबंदी नहीं थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए यहाँ तक कि उत्तर वैदिक काल में भी व्यक्ति के वर्णों की पहचान उसके कार्य व व्यवसाय से ही होता था। व्यक्तियों की जाति या वर्ण का अनुमान उसके व्यावसायिक व्यवहार तथा विचारों को से लगाया जाता था, न कि आज की तरह उसके जन्म के आधार पर। उदाहरण स्वरूप विश्वामित्र ऋषि का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। विश्वामित्र जो थे ऋषि थे और उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, अर्थात वह जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन लगातार कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्हें ब्राह्मण माना गया। इस तरह वह महाभारत के प्रसिद्ध द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन पेशे से एक क्षत्रिय थे। देखिए, द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन पेशे से एक क्षत्रिय थे। इसी तरह वशिष्ठ ऋषि का जन्म एक वैश्य के यहाँ हुआ। यहाँ व्यास ऋषि एक मछुआरे के यहाँ पैदा हुए। अब इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के जो है मार्गदर्शक विदुर एक दासी पुत्र थे,
लेकिन इन सभी के उच्च कोटि का ब्राह्मण माना गया। महाकाव्य युग एक जो अंतर्जातीय जो है भोजन और सामाजिक उत्सव, समाज संबंध, अंतर्विवाह विभिन्न वर्णों में स्वतंत्र रूप से होते थे। महाकाव्य युग तक जो है ये सारे समाज संबंध, अंतर्विवाह विभिन्न वर्णों से स्वतंत्र रूप से होते थे। इस समय वर्ण की यहाँ पर कोई स्थान नहीं था। उदाहरणतः क्षत्रिय राजा ययाति और ब्राह्मण की बेटी देवयानी के बीच शादी हुई, लेकिन समय के साथ साथ समाज के पहले 3 वर्णों तथा शूद्रों के बीच सामाजिक संबंध एवं आहार व्यवहार करने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। साहस तथा मनु के युग के पश्चात जाति व्यवस्था की कठोरता एवं जटिलता बढ़ती चली गई। अब जाति प्रथा पूरी तरह से वंशागत हो गई तथा इनमें परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन हो गया। लेकिन धीरे धीरे वर्णों के छोटे वंश समूह में विभाजित किया गया, जिन्हें जाति के रूप में जाना जाता है। अंतर्विवाह और एक साथ भोजन इन जातियों द्वारा निर्धारित किए जाए गए थे और इस तरह से जाति प्रथा ने आर्य के बीच आपस में कई दीवारें खड़ी कर दी। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर जो बात किया, डिस्कस काफ़ी महत्वपूर्ण था कि पहले हमारे समाज में जाति प्रथा का कोई भी अंश नहीं दिखता था, लेकिन समय के साथ उच्च वर्गों ने जो है अपना दबदबा बनाने के लिए और अपना प्रभुता रखने के लिए इन्होंने छोटे जातियों को जो है दबाना शुरू किया और उनसे भेदभाव शुरू की और इस प्रकार जो है जाति प्रथा का जो है शुभ आरंभ हुआ और धीरे धीरे जो है ये वर्णों में बदलता गया। तो देखा जाए तो इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए ये जाति प्रथा का जो है प्रबंध रचा। आगे जो हमारे समक्ष आया है जाति प्रथा का विकास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा का विकास कहते हैं जाति प्रथा का एक बार स्थापित हो जाने के पश्चात इसके विकास में कई प्रकार जो सहायक हुए और इन कारकों में से प्रमुख कारक हम जो यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति प्रथा का विकास के अंतर्गत पहला जाति प्रथा को विकास का सबसे बड़ा कारण बना देश का विस्तार। देश का विस्तार हुआ तो जाति प्रथा का भी विकास हुआ। देश के अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक विशेषता और विशेषताएं की उपलब्धता जैसे जलवायु, वर्षा, प्राकृतिक साधन, धर्म, भाषा आदि से लोगों के रहन सहन के तरीकों में विविधता उत्पन्न कर दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश की अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक विस्तार और विभिन्नताओं ने जो है कई चीज़ को उत्पन्न कर दी, कई विविधताएं उत्पन्न कर दी। आपको बता दूं, भारत देश जो है ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ की जलवायु, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, धर्म, भाषा आदि बहुत ही अलग है। कहते हैं विश्व में किसी भी जलवायु में आप चले जाओ, लेकिन भारत जैसी जलवायु आपको कहीं नहीं मिलेगी। विभिन्नताओं से भरा हुआ देश हमारा भारत है। एक तरफ हिमालय के बड़े बड़े चोटियाँ हैं तो दूसरी तरफ बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़े हैं। एक तरफ देखा जाए तो सूखा रेगिस्तान है तो एक तरफ नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं बरसात से भीगा हुआ देश है। आप समझ सकते हो कितनी विभिन्नताएं हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो सूखा से ग्रस्त हमारा राज्य है। तो इतनी विभिन्नताएं होना किसी देश में संभव नहीं है। भारत ही ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है और यहाँ भौगोलिक विस्तार भी बहुत ही अपनी उत्कृष्ट को बताती है। और यहाँ इवन देखा जाए जितनी विभिन्नताएं प्राकृतिक में भौगोलिक विशेषताएं हैं उससे भी कहीं अधिक विभिन्नता हमारे समाज में है। हमारे समाज में न जाने कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के जो है व्यक्ति रंग है, वर्ण है। तो देखा जाए तो हमारा जो है देश विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है जाति विकास के अंतर्गत। इस स्वैत समाज में कई वर्ग बन गए और अपनी अलग पहचान को उन्होंने जातीय रूप दे दिया। कहते हैं समाज में स्वयं ही इंसान अपना वर्ण बनाते हैं और स्वयं ही अपने आप को जो है नियमों और बंधनों में बांधते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो अगला पॉइंट है भारत के मूल निवासियों की विभिन्न जातियाँ। भारत के मूल निवासियों के
विभिन्न जातियाँ, यानी भारत में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके अलग अलग जातियाँ भी हैं। भारत के मूल निवासियों को जब हिंदू धर्म को अपनाया तो उनका एक अलग ही वन बन गया, जैसे कि बंगाल के राजवंशी तथा मध्य भारत के गोंडा। तो कहते हैं भारत में जो है कई धर्मों का जो है निवास रहा है, लेकिन मूल तौर पर देखा जाए तो है यहाँ पर हिंदू धर्म का ही काफ़ी बोलबाला है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी काफ़ी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज भारत हिंदू धर्म का ही है। आज जितने धर्म हमारे देश में निवास कर रहे हैं सबका ये भारतवर्ष है। आगे है विदेशी आक्रमणकारी का अलग वर्ण। कहते हैं हमारे देश में इतने वर्ण होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारे देश में जो है कई प्रकार के राजा यहाँ पर जो है अपना शासन किए। कहते हैं यहाँ पर राजाओं की कमी नहीं थी। यहाँ पर देखिए सिकंदर जैसे महान व्यक्ति अपने यहाँ पर जीतने के लिए आया, वहीं बाबर भी आया यहाँ पर अपने, और कई सालों तक जो है यहाँ पर राज किया। इवन अंग्रेज भी आके यहाँ पर जो है कई सालों तक अपना दबदबा बना के रखे। तो कहते हैं भारत में कई तरह के लोग आए और यहाँ पर बसे और भारत को एक नया जो है जाति में जो है लिपट गए। तो विदेशी आक्रमणकारी का अलग ही वर्ण होना भारत में विभिन्नताएं लाना आम बात थी। समय समय पर होते विदेशी आक्रमण तथा हिंदू समाज में इन विदेशियों से घुल मिल जाने से कई नई जाति का जो जन्म हुआ, जैसे ग्रीक, शक, कुषाण, हूण। तो आप समझ सकते हो कि सब के सब जाति एक ही जाति से थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी के कारण जो है इनकी रहन सहन खान पीन में बदलाव हुआ और इन्होंने एक जाति का जो है नाम दे दिया। कहते हैं इसी कारण जो है ग्रीक, शक, कुषाण और हूण का जो है विकास हुआ, क्योंकि सब के सब विदेशी आक्रमणकारी जो है अलग वर्ण के थे और भारत में आके ही काफ़ी घुल मिल से गए और एक नया जाति को जो है जन्म दिए। अगला हमारे समक्ष आता है अंतरजातीय एवं अंतर्वर्णीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह में भी कई नई जातियाँ एवं उपजातियाँ ने जन्म लिया। देखा जाए तो आपको पता है कि हिंदू है तो हिंदू में कई जाति होती हैं। इवन कि अगर हम वर्ण की बात करें, हम उपवर्ग की भी बात करें तो उसमें कई उपवर्ग में भी बटे होते हैं। आज इतनी धर्म है जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदू में ही जाने कितने जातियाँ हैं, तो समझ सकते हो कि वर्णों में कितनी जातियाँ हैं और कैसे है ये है, इनका व्याख्या करना ही दुष्कर्म कार्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। आगे हमारे समक्ष है धार्मिक आंदोलन तथा नए समुदायों का उदय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आंदोलन तथा नए समुदाय का उदय। धार्मिक आंदोलन तथा नए समुदाय में जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि का रास्ता खोल दिया। यानी धार्मिक आंदोलन तथा नए संप्रदायों में जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि का रास्ता खोल दिया और इन सभी संप्रदायों को अपने तौर तरीके रीति रिवाज थे, जिसके कारण उनमें कई जातियों का जो है प्रभुभाव हुआ। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आंदोलन और नए संप्रदाय का उदय हमारे समाज में कई तरह के जातियों का जो है सूत्रपात किया। अगला जो टॉपिक हमारे समक्ष आया है देश में लोगों का आंतरिक प्रवास। कहते हैं हमारा भारत देश में लोगों का आंतरिक प्रवास भी हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही जो है धार्मिक अंतर देखने को मिला है। लोगों के समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के फलस्वरूप भी जाति प्रथा के विकास में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए एक ही जाति के लोग अलग अलग स्थानों में रहते हुए अलग अलग आचार व्यवहार रीति रिवाज को मानने लगे हैं, क्योंकि वह अपने मौलिक स्थानों को पूर्ण रूप से कट चुके थे तथा वह रहने वाले लोगों से उनके कोई संबंध नहीं थे। और इस तरह से कई नई जाति का जन्म हुआ, जैसे कश्मीरी ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण आदि। यानी देखा जाए तो ये ब्राह्मण ही हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र में बस जाने के कारण इनका नाम जो है उसी क्षेत्र के रूप में दिया जाने लग गया। यानी देशों के लोगों के आंतरिक प्रवास ने कई जातियों का जो है उदय कर दिया। देखिए दोस्तों, जाति जो है हमने स्वयं बनाए हैं। हम जिस क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे हम कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पर हम एक नई जाति का जो है सूत्रपात कर देते हैं। तो जर्नल सी बात है, वो अपने मौलिक स्थानों से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। यानी जहाँ के वो निवासी होते हैं वहाँ से वो कट जाते हैं
और एक नए क्षेत्र में एक नए नाम से जाने लग जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल आप समझ सकती हो कि नई जातियों का जन्म जैसे हुआ कश्मीरी ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, तो है तो ये ब्राह्मण, लेकिन इनको कश्मीरी ब्राह्मण कहा जाता है, गुजराती ब्राह्मण। तो ये अपनी जो है मौलिक स्थानों से पूरी तरह से कट जाती हैं और ये अपना अलग ही रीति रिवाज मानने लग जाती हैं और उनका आचार व्यवहार भी अलग हो जाता है। तो ये सब कब होता है? जब लोग आंतरिक प्रवास करते हैं, यानी अपने ही घरों में प्रवास करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यवसाय में परिवर्तन, यानी कार्य में देखिए परिवर्तन। व्यवसाय परिवर्तन कहते हैं कुछ लोगों ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर नई अलग जाति भी बना ली है। जैसे आपको पता है एक सुनार भी एक जाति हो गई, जुलाहे भी एक जाति है, बढ़ाई भी, धोबी भी, नाई आदि एक जाति है जो कि व्यवसाय पे आधारित है। कहते हैं कुछ लोगों ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर भी एक अलग ही जाति बना दिया है। अब कोई व्यक्ति पढ़ता है या बच्चों को पढ़ाने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं, और वो मास्टर ही बन रह जाता है। कोई जो अगर सोना बेच रहा है तो उसे सुनार के नाम से जाना जाता है। कोई कपड़ा धो रहा है और ये कोई अलग ही जाति क्यों ना हो, उसे धोबी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नाई के काम सिर्फ नाई नहीं करता है, आज इसमें मुसलमान भी लगे हुए हैं, हिंदू के कई वर्ग भी लगे हुए हैं, सिखों के भी कई वर्ग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब नाई ये नहीं कि नाई की एक अपनी हो गई। कहते हैं जैसा व्यवसाय उन्होंने अपना लिया है वैसे ही उनका जाति भी आज बन गई है। तो देखा जाए तो यह जाति का कोई अपना वास्तविक अर्थ नहीं है। हम जिस तरह जिस समय में बिलोंग करते जहाँ रहते हैं, जाति उसी रूप में कोई ना कोई रूप में विद्यमान रहती है। इसलिए जातिगत समस्याओं का जो है कभी भी उग्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाति हमारी सोच है, जाति हमारी आंतरिक गुण है, ना कि जाति हमारे समाज में है। जाति तो हम स्वयं बनाते हैं, हम जिस क्षेत्र में जैसे रहते हैं हम उसी तरह अपनी जाति को बना लेते हैं, या हम जिस कार्य में करते हैं उसी में हमारा जाति निहित हो जाती है। उसके पश्चात आता है जाति प्रथा के कठोर नियमों की अवहेलना। कहते हैं जिन लोगों ने अपनी जाति के नियम की अवहेलना की है उन्हें जाति से अलग भी कर दिया गया है, और ऐसे लोगों का भी एक अलग समूह हो गया है जो अलग जाति निर्माण में सहायक हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने अपनी जाति नियमों का अवहेलना किया है, उसका पालन नहीं किया है, उन्हें जाति से अलग कर दिया गया है, और ऐसे लोगों को भी एक अलग समूह हो गया है और अलग जातियों के निर्माण में सहायक हुए हैं। और ये जर्नल सी बात है। आपने देखा होगा कि हिंदू वर्ग के अगर कोई व्यक्ति ने किसी मुस्लिम वर्ग के लोगों से जो है मैरिज का संबंध रखा है तो इनका जो है जाति क्या माना जाए, हिंदू माना जाए या मुसलमान माना जाए? तो जर्नल सी बात है। कहते हैं अपनी जाति को जो नियमों का अवहेलना करते हैं वो अलग ही अपनी जाति बना लेती हैं और अलग ही अपनी पहचान हो जाती है उस समय। तो इस तरह से जो है जाति का जो है नया निर्माण होती है। जाति प्रथा के कठोर नियमों की अवहेलना करने से भी एक नई जाति का निर्माण होता है। तो इससे ये साबित होता है कि जाति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जाति तो हम अपने स्वयं बनाते हैं। आगे देखें तो ब्राह्मणों का वर्चस्व एवं स्वार्थ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व एवं स्वार्थ। ब्राह्मणों को हिंदू धर्म का सबसे ऊंचा एवं प्रभावी सदस्य माना जाता है। आपको पता ही होगा कि ब्राह्मण जो बोल देते हैं इंसान रो के हंस के जैसे मर्जी उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण उच्च एवं प्रभावी सदस्य हैं। उन्होंने शेष वर्णों के लिए समाजी नियम व कानून बनाए हैं, यानी जो भी नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं समाज में सब ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं। और ब्राह्मण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी बना सकते हैं या समाज को देखते हुए भी बना सकते हैं। तो जो समाज में रूल रेगुलेशन बनाए गए वो कदाचित उचित नहीं थे। यदि कोई भी इन नियमों का अवहेलना करता तो ब्राह्मण उसकी जाति से निष्कासित कर देती, क्योंकि ब्राह्मण की बात उस समय भी मानी जा रही थी और आज के समय भी मानी जा रही है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो ब्राह्मण किस कोटि का है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का पेशा अपना लेता है तो उसको अपने समुदाय में तिरस्कार होता है
तथा उसे जाति से भी अलग समझा जाता है। ऐसे लोग अपना अलग समूह बना लेते हैं और फिर ये समूह अपना अलग ही जाति बना लेते हैं। तो जर्नल सी बात है, जो भी निष्कासित होते हैं वो अपनी अलग धर्म, अपनी अलग जाति बना लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जाति का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। जाति सिर्फ हम स्वयं बनाए हैं और इसी जाति के कुचक्र में हम स्वयं ही पड़े हुए हैं। उसके पश्चात आता है विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञता। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञता जरूरी है। जब कुछ लोग किसी विशेष कला में दक्षता हासिल कर लेते हैं तो अपनी जाति के लोगों से स्वयं के उच्च समझने लग जाते हैं और वह उच्च दक्ष व्यक्ति भी नई जाति को जन्म दे देते हैं। यानी देखा जाए तो आपको पता ही है कि आज जाति का निर्माण जो है इंसान स्वयं करता है। अगर कोई व्यक्ति उच्च कोटि की दक्षता हासिल कर लेता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई जो है नीच समुदाय के व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, तो ये अपने आप को उच्च व्यक्ति समझने लग जाता है और उच्च समाज में रहने लग जाता है, तो वो अपना ही अलग एक जाति बना लेता है। तो कहते हैं विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञता, यानी जो स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में करते हैं उसके अंतर्गत अपना ही अलग ही जाति बना लेती हैं। कहते हैं आगे, उच्च वर्ग के लोग द्वारा छोटे कार्य करना। जब उच्च वर्ग के संबंध रखने वाले लोग छोटे व्यवसाय अपनाते हैं तो उन्हें उच्च वर्ग के लोग नीचे नज़रों से देखते हैं और ऐसे लोगों ने भी अपनी अलग जाति बना ली। तो जर्नल सी बात है, उच्च वर्ग के लोग अगर छोटे व्यवसाय अपनाते हैं तो उन्हें उच्च वर्ग के लोग से नीचे नजर आने देखने लग जाते हैं, उनको गलत नज़रिए से देखने लग जाते हैं और ये भी अपना अलग ही जाति बना लेते हैं। तो ये सब जाति बनाने का एक प्रावधान है, तरीका है। उसके बाद देखा जाए तो अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा के सिद्धांत का भी देश में जाति प्रथा के विकास पर विशेष प्रभाव रहा है। जो लोग स्वयं को पशुओं को मारने तथा मांस सेवन से नहीं रोक पाए वो बाकी लोगों से अलग हो गए और उनकी नई जाति बन गई, यानी मांसाहारी जाति। दूसरा जाति शाकाहारी। देखिए हमारे समाज में इनको कई रूपों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मांस खाते हैं, जो सेवन करते हैं मांसों को, वो अलग ही मांसाहारी कहलाते हैं और जो इन चीज़ों को नहीं खाते हैं शाकाहारी कहते हैं। तो ये भी अपनी एक नई अलग जाति बना लेते हैं कि हम तो मांसाहारी समुदाय के हैं, मांस उस खाने वाले हैं, हम शाकाहारी समुदाय के हैं। आपने कई बाबाओं को भी देखा होगा जो इस तरह के धर्मों का जो है उच्चारण करते हैं, धर्म बनाते हैं। तो यह अहिंसा का सिद्धांत हुआ। इसमें हिंसा तो नहीं हुआ, यह अहिंसा का सिद्धांत है, लेकिन इसमें भी जो है एक नई जाति को जन्म को जो है उजागर करता है। देखा जाए तो इस्लाम धर्म का प्रभाव। देखिए इस्लाम धर्म का भी प्रभाव काफ़ी अपनी चरम सीमा पे थी। भारत में मुस्लिम हमलावरों के आगमन तथा उनके यहाँ बस जाने से भारत में जाति प्रथा और भी कठोर हुई। मुस्लिम अपनी मजबूत जो है संस्कृति के कारण हिंदू समाज में सम्मिलित न हो सके, क्योंकि मुस्लिम अपने मजबूत संस्कृति के कारण हिंदू समाज में सम्मिलित नहीं हो सकी और हिंदुओं से अलग रहे और उन्होंने अपने अलग ही पहचान रखी। दूसरी ओर जब हिंदू मुसलमानों को देश से बाहर करने में असफल रहे तब अपने धर्म एवं संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने जाति प्रथा की शरण ली। हिंदुओं ने मुसलमानों के संबंध कायम नहीं किए और जाति प्रथा और भी कठोर हो गई। जिन हिंदुओं ने मुसलमानों से संबंध बनाए उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया और ऐसे लोगों ने भी अपनी नई जाति का निर्माण किया। यानी देखा जाए तो कहते हैं जो भी बहिष्कृत व्यक्ति होते हैं वो अपनी नई ही जाति बना लेते हैं। उपयोग सभी कारणों से जाति प्रथा का विकास होता ही चला गया और समय के साथ साथ जाति प्रथा और भी कठोर एवं जटिल बन गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, इसको हमने जो है विस्तार पूर्वक एनालाइज किया, जाना और समझा हर एक बात जो महत्वपूर्ण थी। इसमें हमने ये बात जान लिया कि जाति जो है इंसानों के द्वारा उत्पन्न की गई है, जाति कभी नहीं थी हमारे समाज में। जैसे जैसे समय बदलता गया जाति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचता गया और जाति आने वाला समय में भी बनता ही रहेगा। और आज देखिए जाति भी बन रही है। आप कहते हैं बाबाओं के रिगार्डिंग जाति बन रही है, धर्म गुरुओं के कारण जो है जाति बन रही है। आज देखिए जो बाबा होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, अपने अलग शिष्यों को अलग ही शिक्षा दे रहे होते हैं, तो वो भी एक जाति है। तो समझ जाइए कि जाति इंसानों के देन है।
जाति हमारे कहीं भी नहीं थी, न पुरातन समय में, न आज, न कल रहेगी। जाति लोग अपने लाभ के लिए बनाते हैं, अब उनके कुछ हानियाँ भी होती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है जाति प्रथा के लाभ, यानी जाति प्रथा के क्या लाभ है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जाति प्रथा को देखा जाए तो जाति प्रथा के अस्तित्व में आए 3000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। यानी जाति प्रथा को अस्तित्व में आए हुए 3000 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। और तब से लेकर आज तक देखिए 3000 वर्ष पूर्व यानी मेसोपोटामिया के समय काल की यहाँ बात की जा रही है। 3000 वर्ष पूर्व जो था मेसोपोटामिया के जो है कहानी थी, तो वो कहते हैं 3000 वर्ष से भी अधिक हो गई है। और तब से लेकर आज तक अनेक आलोचनाएं एवं कटाक्षों के खेलने के बावजूद जाति प्रथा आज भी जीवित है। और इसके लाभ कुछ इस प्रकार, देखिए लाभ जाति प्रथा का देखा जाए तो लाभ है तो कहीं हानि भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। जाति प्रथा से हिंदू धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण, देखिए जाति प्रथा ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण जाति प्रथा के लाभ है कि जाति प्रथा के कारण क्या हुआ है, हिंदू धर्म और संस्कृति संरक्षित हुई है। जाति प्रथा का सबसे उल्लेखनीय लाभ यह हुआ है कि इसे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सुरक्षा मिली है। और यह भी आम तौर पर माना जाता है कि जाति प्रथा की पाबंदी की वजह से हिंदुओं ने अपने आप को जो है ग्रीक, शक, कुषाण, मुस्लिम आदि विदेशियों से बचा कर रखा है। अगर जाति नहीं होती तो शायद हिंदू धर्म भी नहीं बच पाता। तो ये लाभ है। इस तरह वह हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित रख पाए। जाति थी तभी जाके जो है हिंदू धर्म के जो है सिद्धांतों को सुरक्षित रखा जा सका। कई बार विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए और जीत भी हासिल की, लेकिन वह हमारी सभ्यता और धर्म पर विजय हासिल न कर पाए, क्योंकि हमारे देश में धर्म और कहते हैं जाति इतनी सशक्त थी कि उन पे विजय पाना उनके लिए संभव नहीं था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान शासक हो, सबने हिंदुओं को हर तरह से जो है कष्ट दिए, लेकिन इन्होंने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदुओं पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। इसलिए डॉक्टर V.A. स्मिथ का विचार है कि यह हिंदुओं के धार्मिक, नैतिक, संस्कृति विचारों को सुरक्षित रखने का एक प्रमुख कारक था। क्योंकि जाति प्रथा को अगर देखा जाए और हिंदू धर्म संस्कृति का संरक्षण ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हिंदू कहते हैं अगर कमज़ोर होते तो शायद अपने धर्म को बदल लेते, और हुआ भी। कई हिंदुओं ने लाचार होकर अपनी धर्म को बदल लिया, और कई जो थे कट्टर थे जो आज तक अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी धर्म। आगे देखते हैं हमारे समक्ष क्या है, रक्त की शुद्धता। देखिए जाति प्रथा में रहने के कारण रक्त की शुद्धता बनी रही। जाति प्रथा के साथ साथ जातियों में विवाह संबंधी नियम भी बनाए गए, और अंतरजाति विवाह समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत बुरे माने जाते थे, अतः उन पुण्य रोक थी। और इस तरह दूसरे वर्णों के साथ विवाह करने पर भी लगाई गई पाबंदी थी, जिससे अपनी रक्त की विशुद्धता को भी कायम रख सके। यानी देखा जाए तो रक्त की शुद्धता बना रहा। देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जाति प्रथा के कारण जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता है, इसे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। लेकिन देखा जाए आज आधुनिक युग में सब कुछ खत्म हो गया है, अंतर जाति विवाह समाज के विभिन्न वर्गों में हो रहे हैं, और इससे रक्त की शुद्धता जो है नष्ट हो रही है। लेकिन देखा जाए तो अंतर विवाह जो हुई है आज के समय में वो सफल भी नहीं हो सकी है। कई बार तो ये टूट जाती है, कई बार जो है मृत्यु के जो है भेंट चढ़ जाती है। तो देखा जाए तो जाति प्रथा की शुद्धता बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उच्च नैतिकता, व्यक्तिगत चरित्र एवं अनुशासन का प्रसार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ है कि उच्च नैतिकता, व्यक्तिगत चरित्र तथा अनुशासन का प्रसार।
जाति प्रथा ने उच्च वर्ग के लोगों में उच्च नैतिकता ला दी है। जाति वर्ग प्रथा ने उच्च वर्ग के लोगों में उच्च नैतिकता ला दी गई है और व्यक्तिगत चरित्र एवं अनुशासन का प्रसार भी किया गया है। व्यक्तिगत चरित्र एवं अनुशासन का प्रसार हुआ है और उन्हें यह भय था कि यदि वह कुछ भी गलत करेंगे या नैतिकता के नियम को तोड़ेंगे तो उनका समाज में तिरस्कार होगा और उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह लोगों में उच्च कोटि की नैतिकता को बनाए रखने में जाति प्रथा सहायक हुई। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में उच्च कोटि की जो नैतिकता है, व्यक्तिगत चरित्र है, अनुशासन है, ये जाति प्रथा ने ही इनको में कायम रखा। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ है। देखा जाए अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो भाईचारों का भावना। भाईचारों की भावना जाति प्रथा ने एक ही जाति के लोगों के बीच गहरे प्रेम, सहानुभूति एवं एकता की भावना का विकास किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जाति प्रथा ने एक ही जाति के लोगों के बीच गहरे प्रेम, सहानुभूति एवं एकता की भावना का विकास किया और वह सभी को अपने भाइयों के जैसा समझते थे। इसलिए एक ही जाति के अमीर लोग अपने निर्धन भाइयों की सहायता भी किया करते थे और ये हमारे समाज में पुण्य देखने को मिला कि एक जाति के अमीर लोग अपने निर्धन भाइयों की सहायता भी करते हैं। ये भाईचारे की भावना जो है जाति प्रथा ने ला खड़ी की। एक जाति के सभी लोगों को सामान्य माना जाता था। एक ही जाति के लोगों को सामान्य माना जाता था। इस तरह जाति प्रथा से एक जाति समूह के सदस्यों में समाज सुरक्षा की भावना भी बढ़ावा मिला, क्योंकि अपनी जाति के लोगों के साथ ये बुरा कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनमें भाईचारे की भावना थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थापित व्यवसाय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थापित व्यवसाय, जब व्यवसाय वंशागत थे तो व्यक्तियों को इस बात को चिंता नहीं होती थी कि वह किस व्यवसाय को अपनाएगा, क्योंकि उसका व्यवसाय तो तब ही पक्का हो जाता था जब वो जन्म ले लेता था और एक पुत्र अपने ही पिता के व्यवसाय को अपनाता था। इस तरह बेरोजगारी की समस्या खत्म थी। यानी स्थापित व्यवसाय, पिता के बाद पुत्र उस व्यवसाय को अपनाता था और ये वंशागत चलती थी। इससे उनको बेरोजगारी की समस्या से कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी और अपने पिता का व्यवसाय को वो बहुत ही सरलता से अपना लेते थे। तो इससे जो है स्थापित व्यवसाय होती थी और इससे देखा जाए तो सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या पर जो था कंट्रोल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ थी। आगे अगर हम बात करें तो पारिवारिक कार्य में दक्षता में आर्थिक समृद्धि। पारिवारिक कार्य में दक्षता से आर्थिक समृद्धि देखा जाए तो जाति प्रथा के अंतर्गत लोग अपने व्यवसाय करते थे और अपने ही परिवार में करते थे। इसे जो बच्चे आगे कार्य करते थे या जो बड़े बड़े लोग कार्य करते थे वो अपने कार्य में कुशल होते थे, क्योंकि व्यवसाय पूर्व निर्धारित होते थे। तो इस तरह से बचपन से ही लोगों में अपनी पारिवारिक व्यवसाय के प्रति सम्मान होता था और बचपन से ही सीखते हुए उसमें दक्ष हो जाते थे। यानी एक बच्चा भी बचपन से उस कार्य को करता था और अपने कार्य में दक्षता हासिल कर लेता था। इस तरह वे आर्थिक समृद्धि में अपना सहयोग देते थे, क्योंकि दक्षता कहते हैं आज के समय दक्षता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और जिसके पास दक्षता, अच्छा कौशल है, वही आर्थिक समृद्धि में भी है। तो ये तब होता था, उस समय होती थी जब पारिवारिक कार्य में उनको दक्षता हासिल होती थी, जब जाति प्रथा थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। कहते हैं जाति होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का समाधान बहुत ही आसानी पूर्वक होता था। बच्चों को बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाना होता था और इस तरह से जो है बेरोजगारी का प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि इस तरह के रोजी रोटी की समस्या अच्छे ढंग से संतोषपूर्वक हल हो जाती थी। लेकिन आज जाति प्रथा को ढीला होने या नष्ट हो जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज देश जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। और कहते हैं इसका जाति का होने का ये लाभ होती है कि बच्चे अपने जाति के ही कार्य करते हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या का बहुत ही आसानी से समाधान
हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कला एवं उद्योग में उन्नति। जाति प्रथा होने के कारण कला एवं उद्योग में काफ़ी उन्नति हुई। कला एवं उद्योग में उन्नति देखा जाए तो जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा लाभ यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरखों के व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा लाभ यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरखों यानी अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। अंततः सभी प्रकार के कला विज्ञान शिल्प किसी जाति विशेष के हाथों में थे, यानी जिस जाति के लोग इन चीज़ों में महारत हासिल कर रखे थे वही इस कार्य को करते थे। इस प्रकार यह हुआ कि कुशल हाथों में होने से इन कला एवं उद्योग को पूरी समर्थन मिला और इससे बहुत अधिक उन्नति भी हुई, क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, हर व्यक्ति अपने हर चीज़ में जो है अपना प्रबंध अपना रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि उस चीज़ में उनकी जो है उन्नति बहुत ही कम रहती है। लेकिन देखा जाए जाति प्रथा के कारण जो है लोग शुरू से ही अपने पुरखों के किए गए व्यवसाय को अपनाते थे और इससे जो है कला विज्ञान शिल्प में काफ़ी जो है कुशलता देखने को मिलती और ये उन्नति भी होती, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है हिंदू धर्म का विस्तार। जाति प्रथा का एक उल्लेखनीय लाभ यह भी है कि इसे हिंदू धर्म के विस्तार में सहायता मिली और अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में बसे तो वो हिंदू धर्म में ही शामिल हो गए, लेकिन अपनी अलग पहचान उन्होंने अपनी अलग जाति के रूप में बनाए रखी। तो हिंदू धर्म का विस्तार तो हुआ, क्योंकि जो भी भारत में आए उन्होंने हिंदू धर्म का अनुसरण बेशक नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नया धर्म बना लिया और अपनी जाति से अलग रूप और पहचान रखते थे। तो देखा जाए तो हिंदू धर्म का विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। उसके पश्चात अगर हम बात करें सरकार के बोझ एवं जिम्मेदारियों में कमी। अब देखिए जाति प्रथा थी तो सबसे अधिक जो फ़ायदा होता था सरकार को होती थी, क्योंकि जाति प्रथा के नियम के अनुसार क्षत्रिय को समाज एवं शासन व्यवस्था की सुरक्षा करनी होती थी और इस कार्य के लिए प्रशिक्षण उन्हें आरंभ से अपने परिवार में ही मिलना शुरू हो जाता था और इस तरह से सरकार का सैनिक की पेंशन देने का होने वाला व्यय भी बच जाता था। लेकिन आज के समय में देखिए कोई भी व्यक्ति सैनिक बन सकता है। कहते हैं कुछ रूल रेगुलेशन सही भी थे तो कुछ गलत भी थे, लेकिन जाति प्रथा के लाभ भी हैं तो कई हद तक हानियाँ भी हैं और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आगे जो हम करने जा रहे हैं जाति प्रथा की हानियाँ, कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जाति प्रथा की हानियाँ। निसंदेह जाति प्रथा ने हिंदू समाज का भला किया। देखा जाए तो जाति प्रथा ने हिंदू समाज की भला किया, लेकिन यह बहुत ही हानिकारक भी थी। इससे समाज का उतना भला नहीं हुआ जितना कि बुरा हुआ। जाति प्रथा निसंदेह देखा जाए तो हमने 10 पॉइंट के जो लाभ में एनालाइज किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन देखा जाए तो जहाँ लाभ हुई उससे कहीं अधिक हानि देखने को हमें मिला और इससे समाज का उतना भला नहीं हुआ जितना कि बुरा हुआ। भारतीय जीवन के कई पहलुओं के विकास का मार्ग इस प्रथा के कारण अवरुद्ध रहा हो गया, क्योंकि जो विकास होना चाहिए उसका जो सबसे बड़ा रुकावट आई जाति आई। इसमें सर हेनरी मैन के विचार है कि जाति प्रथा सबसे त्रुटिपूर्ण एवं दुखदायक मानवीय संस्था है और इसकी हानियाँ क्या है उसके बारे में हम यहाँ एनालाइज करेंगे और जानेंगे। देखा जाए तो प्रथम यहाँ पर आता है हानियों के अंतर्गत सामाजिक असमानता। जाति प्रथा की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला और इससे ऊंच नीच एवं भेदभाव फैल गई। जाति प्रथा देखा जाए तो बड़ी कमजोरी यही थी कि हमारे समाज में असमानता को काफ़ी बढ़ावा मिला और इससे ऊंच नीच की जो भेदभाव थी हमारे समाज में फैल गई। ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों एवं वैश्यों के समाज में कई सुविधाएं प्राप्त थी जिनसे क्षुद्रों का वंचित रखा गया, यानी जो सुविधाएं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को दी गई वो सुविधाएं क्षुद्रों को नहीं दी गई और इससे असमानताएं बहुत बढ़ा दी। इससे समाज में उच्च वर्ग के लोगों में श्रेष्ठता
एवं झूठा अहंकार पैदा हो गया, जिससे निम्न वर्ग में हीन भावना विकसित हुई। जो निम्न वर्ग थे उनमें हीन भावना का विकास हो गया और एक निरक्ष एवं दुर्जन ब्राह्मण को एक साक्ष एवं सज्जन शूद्र की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता था। और ये हमने देखा भी कि ब्राह्मण में अगर वो दुर्जन और निरक्ष है फिर भी हम उसे उच्च कोटि को मानते हैं, लेकिन एक क्षुद्र में अगर श्रेष्ठ है तो उसको हम नीच मानते हैं। तो ये सामाजिक असमानता में बहुत बड़ी बात आती है और यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था, जिसमें सभी लोगों को सामान्य माना जाता है। और ऐसी सोच एवं मानसिकता ने सामाजिक असमानता को काफ़ी हद तक जन्म दिया। तो कहते हैं सामाजिक असमानताएं का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में जाति प्रथा का होना माना गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है छुआछूत की भावना। जाति प्रथा की एक और बुराई यह थी कि इसने छुआछूत की भावना तथा झूठे वर्ग जो है दंभ को प्रोत्साहित किया। इसमें एल बसम ने अछूतों को इस तरह परिभाषित किया कि अछूते लोगों के प्राचीन प्रतिनिधि क्षुद्रों से जो है नीचे थे, जिन्हें बाद में जाति युक्त दलित वर्ग या अनुसूचित जाति कहा गया। यानी देखा जाए तो बाद में दलित वर्ग के रूप में जाने गए, अनुसूचित जातियों के रूप में जाने गए। तो ये सब अछूते वर्ग के लोग थे, क्षुद्रों के वर्ग के लोग थे। इन लोगों को बहुत से समूहों को जिक्र चंडाल के नाम से भी जाना गया, यानी इन्हें चंडाल के नाम से भी जाना गया और इनसे छुआछूत की भावनाएं आम जनमानस में फैल गई। छुआछूत की भावना मानवता के लिए बहुत बड़ी अभिश्राप था और हिंदू समाज का एक धब्बा था, क्योंकि छुआछूत के न जाने के कारण कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। इसके वजह समाज के उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को नीचा समझते थे। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें गांव या नगर में रहने की मनाही थी। उन्हें सीमाओं के बाहर विशेष बस्तियों में रहना पड़ता था। कहते हैं क्षुद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी और न ही वह उन कुएं से पानी भर सकते थे जिनसे उच्च वर्ग के लोग पानी पीते थे। अब देखिए क्षुद्रों की दशा यहाँ पर जो थी दिन प्रतिदिन जो थी बहुत ही बुरा होती चली जा रही थी और यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोग उनकी परछाई से भी दूर रहते थे, क्योंकि उनका परछाई को भी छू लेने से वो अशुद्ध हो जाते थे। और ये सब हमारे समाज में थे। यह छुआछूत की भावना समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गई और इस अमानवीय व्यवहार के कारण निम्न वर्ग के बहुत से लोग हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम आदि को अपना लिया। छुआछूत के भेदभाव के कारण जो है हमारे जाति प्रथा को बहुत ही हानि हुई और सबसे बड़ा हानि तो हुआ कहते हैं छोटे लोगों को, जो बड़े लोग अशुद्ध मानते थे और उनको क्षुद्र मानते थे। ये सब जाति युक्त थे, दलित वर्ग थे, अनुसूचित जाति थे और इवन कि इनको चंडाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिंदू समाज में विभाजन। ये सब जाति की सबसे बड़ी हानि थी कि हिंदू समाज में विभाजन हुआ। जाति प्रथा ने हिंदू धर्म को अनगिनत समूह में बांट दिया और इन वर्गों में भी कई मतभेद थे। इससे राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं हो पाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू राष्ट्रीय विपदा या मुसीबत के समय एकजुट होकर सामना न कर पाए और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी हिंदू समाज में विभाजन। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कई शासकों ने शासन किया, जिसके विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। कहते हैं इनके कारण हमारे समाज हिंदू समाज को विभाजित कर दिया। यानी जाति ने क्या किया, हिंदू समाज को विभाजित कर दिया और ये एकजुट न रह सके और एकजुट न रहने के कारण आपसी मतभेद के कारण दूसरे लोगों ने हमारे देश पे फ़ायदा उठाया और हमारी जो है कमजोरियों का जो है लाभ उठाया। तो इससे हमारे देश को बहुत बड़ा जो है नुकसान भी हुआ। तो हिंदू में विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। उसके पश्चात आता है हिंदुओं का इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन। देखिए हिंदू धर्म के निम्न वर्ग का इतना बड़ी संख्या में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन होने का मुख्य कारण उनके साथ असमानता और घृणा का व्यवहार किया जाना था कि हिंदू के जो है उच्च वर्ग के लोग
जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको जो है वो घृणा करते थे, जिनके कारण बहुत से लोगों ने जो हिंदू थे वो इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए, क्योंकि इस्लाम और ईसाई धर्म ऐसा धर्म था जहाँ पर और कोई वर्ग नहीं थी और ये बहुत ही जो है जातियों के भेदभाव से दूर था। इसलिए हिंदू के बहुत से लोगों ने इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए और उनकी घृणा के व्यवहारों को नष्ट करने की कोशिश किया। तो जर्नल सी बात है, हिंदू धर्म में जो है कठोरता और विभाजन के कारण कई हिंदू लोगों को जो है दूसरे धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर दिया, जो कि काफ़ी यहाँ पर देश की असुरक्षा की भेद भावना को जन्म दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है देश की सुरक्षा में बाधा। कहते हैं जाति प्रथा की सुरक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। जाति प्रथा जो थी देश की सुरक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुई। देश की सीमाओं का सुरक्षा भार अकेले क्षत्रिय कंधे पर पड़ गया। कहते हैं अकेले क्षत्रिय जरूरी नहीं था कि वो शक्तिशाली ही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं था कि वो हर कार्य करने में सक्षम भी हो। तो सारे के सारे जिम्मेवारी जो थे अकेले क्षत्रिय अपने कंधे पर उठाए रखे थे। और विदेशी आक्रमण के दौरान जब पूरे समाज को एकजुट होकर उनका सामना करना चाहिए, तब केवल क्षत्रिय ही अकेले अपना कर्तव्य निभा रहे थे और समाज के बाकी वर्ग विदेशी हमलावरों खतरों से बेखबर रहे। शेष जातियों को देश की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहना पड़ा और हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी घातक और विनाशकारी सिद्ध हुआ। आखिरकार हमारा देश विदेश के गुलाम बन गए और इस तरह हुए जाति प्रथा ने पूरे देश समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो आप समझ सकते हो कि जाति प्रथा यहाँ पर देश की सुरक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट डाली। और आज अच्छा है कि यहाँ पर जाति प्रथा कमज़ोर है, क्योंकि आज कुशल व्यक्ति ही जो है देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। क्योंकि देखा जाए उस समय सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही देश की सुरक्षा के भार उठा रखे थे, दूसरे लोग जो है इन चीज़ों से बेखबर होते थे, जबकि दूसरे व्यक्ति में भी क्षत्रियों से अधिक पावर होता था, लेकिन वो अपनी जाति प्रथा के कारण अपनी शक्ति का उपयोग जो है देश की सुरक्षा में नहीं लगा सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यक्तिगत विकास में बाधा। कहते हैं सबसे बड़ी समस्या थी जाति प्रथा की, क्योंकि व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ा बाधा बना। जाति प्रथा व्यक्ति विशेष के विकास में बहुत बड़ी बाधक सिद्ध हुआ और इसका कारण था कि समय के साथ साथ यह प्रथा वंशागत होती चली गई और लोगों को अपने रुचि का व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि जिस जाति में वो बिलोंग करते थे, जिस जाति के वो थे, उसी जाति के व्यवसाय चुनने का उनको अधिकार था। इसके अलावा हिंदू लोग अभी सभी प्रकार के योग्य होने के बावजूद भी विदेशों में जाकर कला और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें पाबंदी थी। यानी देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर गुण भी थे, लेकिन वो अपने गुणों का उजागर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके समक्ष सबसे बड़ी रुकावट जो थी जाति प्रथा थी। यानी वो अपने व्यक्तिगत विकास में बाधा खड़ी हो गई। जो जाति थी वो व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित हुई। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए आगे हिंदू धर्म के विकास पर रोक। कालांतर में जाति प्रथा को कठोरता हिंदू धर्म के विकास के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बन खड़ा हुआ, क्योंकि इसके कारण अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले लोग हिंदू धर्म नहीं अपना सकते थे और हिंदू धर्म अपनाने पर उन्हें बराबरी का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। अंततः लोग हिंदू धर्म अपनाने में रुचि नहीं रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म के विकास पर सबसे बड़ा यहाँ पर रोक हो गई। देखा जाए तो हिंदू धर्म अपना पर बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। धर्म अपनाने में रुचि भी लोग नहीं रखते थे, हिंदू धर्म को लोग दूरी बनाने लग गए। तो हिंदू धर्म के विकास पर सबसे बड़ा रोक था। काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संकरीय विवाह क्षेत्र। कहते हैं हिंदू समाज में जाति प्रथा के कठोर नियमों के कारण विवाह क्षेत्र का दायरा सीमित हो गई, क्योंकि हिंदू समाज में जाति प्रथा की कठोरता के कारण विवाह क्षेत्र का दायरा बहुत सीमित हो गई और कई हिंदुओं ने दूसरे धर्म को अपना लिया, क्योंकि वह अपनी जाति में विवाह नहीं कर पाए।
ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इन्होंने समाज में जाति प्रथा कठोर होने के कारण उन्होंने दूसरे जाति में जो है अपने आप को बदल लिया और विवाह न होने के कारण ऐसा किया। उसके पश्चात है विदेशों के संबंध पर रोक। विदेशियों के से संबंध पर रोक। हिंदू धर्म में जाति प्रथा ने लोगों के उच्च अध्ययन एवं व्यापार या संस्कृति आदान प्रदान हेतु विदेश जाने पर रोक लगी हुई थी। हिंदू समाज में विदेश जाने पर रोक लगी हुई थी क्योंकि वो जहाँ समझते थे कि उससे उनका संस्कृति उनका धर्म पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन संबंधों के अभाव में भारतीय बाहरी दुनिया में हो रहे राजनीतिक विकास के विषय में नहीं जान पाए और ये उनको विदेशी खतरा से बचा सकता था, लेकिन उनको विदेश से संबंध पर रोक के कारण वो विदेश में हो रही गतिविधियों को नहीं जान सके और इस कारण वो कई बार जो है विदेशी हमलावरों के शिकार हुए और इससे उनके व्यापार वाणिज्य भी काफ़ी प्रभावित हुई। साथ ही उनको सैन्य क्षमता में भी विकसित न हो सके क्योंकि कहते हैं अगर आप अपने घरों में ही बैठे रह जाओगे तो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जान पाओगे। दुनिया के बारे में भी जानना कहते हैं अपने घरों की सुरक्षा करने के बराबर है। मान लीजिए अभी बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं आपस में देश एक दूसरे से लड़ रही है। अगर हम उसकी नज़र न बनाएं तो हो सकता है कि हमारे देश पे भी अटैक कर सकते हैं। तो कहते हैं विदेशों में जो हो रही गतिविधियों को भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। भारतीयों को कई बार इसलिए बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें अचानक हुए विदेशी हमलों की कोई आशा नहीं थी और विदेशी आक्रमण के बारे में जानते तक भी नहीं थे। न उनको अटैक करने का तरीका पता था, न उनसे बचने का तरीका पता था। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत पर बहुत आसानी से कब्जा कर सके। आगे आप जब पढ़ोगे अलेक्जेंडर के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार अलेक्जेंडर के कुछ सैनिकों ने यहाँ पर देखा जाए तो अम्भी के साथ जो यहाँ पर राजा था उसके जो है 1 लाख से अधिक सैनिकों को बहुत आसानी से हरा दिया। यानी पोरस का जो है 1 लाख से अधिक सैनिकों को जो है अलेक्जेंडर के कुछ सैनिकों ने हरा दिया क्योंकि उनका टेक्निक उनको पता नहीं था, तरीका पता नहीं था। क्योंकि देखा जाए तो अलेक्जेंडर के लड़ने की तरीका बहुत ही उत्तम कोटि की थी, लेकिन जो यहाँ पर देखा जाए तो अम्भी हो या पोरस हो उनके सैनिकों को लड़ने की क्षमता बहुत ही दुष्कर्म था और बहुत ही पुरानी तकनीक थी। बेशक यहाँ पर अम्भी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, अलेक्जेंडर से नहीं लड़ा, उसने मित्रता कर ली और जो है पोरस को हराने की चाल चली। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर पोरस ने टेक्निक जानते और विदेशों के बारे में उनको नॉलेज होता तो कहते हैं अलेक्जेंडर से उसको हार का सामना नहीं कर देखना पड़ता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक समृद्धि में बाधा। जाति प्रथा का सबसे बुरा परिणाम यही हुआ कि इसने श्रम एवं पूंजी का व्यक्तिगत कुशलता को तेजी के संरक्षण को रोक दिया। जो व्यक्तिगत कुशलता और कहते हैं पूंजी और श्रम की व्यक्तिगत कुशलता थी उस संरक्षण को रोक दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि देश के साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो सक पाया क्योंकि किसी भी जाति विशेष के व्यक्तियों की कुशलता का औद्योगिक विकास एवं फायदे के लिए सही ढंग से पूर्ति न हो सकी। और साथ ही इस कुप्रथा ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शोषण को बढ़ावा दिया तथा समाज के उच्च वर्ग के हितों की रक्षा भी की। कहते हैं उच्च वर्ग को समाज में सभी तरह की सुविधाएं एवं सुख प्राप्त हुए। इससे समाज में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी हो गई क्योंकि देखा जाए आर्थिक समृद्धि में बाधा होने के कारण जो जाति भेदभाव थी उसकी असमानता की खाई और भी चौड़ी होती चली गई। उच्च और निम्न वर्ग में जो विभिन्नता देखने को मिला वो बहुत ही आगे बढ़ता ही चला गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है निम्न वर्ग पर उच्च वर्ग की अंतहीन अत्याचार। तो ये तो होगा ही क्योंकि यहाँ पर जाति प्रथा थी। जाति प्रथा के कारण उच्च वर्ग के समाज निम्न वर्ग पर अपनी जातियाँ थोपनी किया करती थी। देखा जाए तो उच्च वर्ग के समाज निम्न वर्ग के अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी सारी बुराइयों को थोपती थी और उच्च वर्ग के लोग उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे और उन्हें जीवन में विकसित करने के सभी अवसरों को सुविधाओं से वंचित रखते थे। यानी वो आगे किसी प्रकार से आगे ना बढ़ सके,
इस बात का वो सदैव अनुसरण करते थे, क्योंकि उच्च वर्ग हमेशा उच्च रहना चाहती थी। आज भी हमारे समाज में ऐसा ही है, जो अमीर वर्ग है वो अमीर ही होता चला जा रहा है और जो गरीब वर्ग है वो गरीब ही होता चला जा रहा है। और मैं नहीं जानता कि सरकार अपने आप को महान क्यों कहती है। हमारे देश में अब भी वो परंपरा मौजूद है जो पुराने समय में थी। उस समय उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग थी, आज अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है। कहते हैं आज बात वहीं की वहीं पर है, सिर्फ इसने अपना रूप अलग बदल लिया है। इसे समाज के उच्च व निम्न वर्ग के मध्य घृणा का संबंध कायम हो गया और इसे देश के विकास में रुकावट आई। और आज भी देखिए वही सिलसिला जो है जारी है। आज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो है घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं आज भी। और जब ये घृणा की दृष्टि हमारे समाज में आज भी विद्यमान रहेगी तो देश के विकास में रुकावट सबसे बड़ी खड़ा करेगी। और ये आज भी है और शायद कल भी रहे। आगे जो हमारे समक्ष आया है लोकतांत्रिक ढांचों पर बुरा प्रभाव। कहते हैं लोकतांत्रिक ढांचे में अभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक ढांचों में सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन जाति प्रथा ने लोगों को इस चुनाव के अधिकारों से भी वंचित कर दिया, क्योंकि अब उम्मीदवारों की योग्यता के स्थान पर उनकी जाति के आधार पर चुनाव होने लगा। इसलिए जाति प्रथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध हो गई। और देखा जाए तो जाति प्रथा आज भी हमारे राजनीतिक में अभी भी उपलब्ध है। आज देखिए हिंदू का अपना अलग ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, मुस्लिम को अलग ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, सिख का अलग ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो हर जाति के लोग जो हैं अलग हैं। और आज देखा जाए तो जाति को ही जो है वोट का एक आधार बनाया जाता है। चुनाव में देखा जाए तो जाति का ही उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। जिस स्थान पे जिस जाति के लोग रहते हैं उसी जाति के व्यक्तियों को ही खड़ा की जाती है। और आज भी हमारे समाज में लोकतंत्र के ढांचों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण योग्य व्यक्ति जो होते हैं किसी दूसरे जाति से वो नहीं चुने जाते हैं और उनके अपने ही जाति के लोग चुने जाते हैं और अपने ही जाति का विकास कर रहे होते हैं। दूसरे जाति तक उनका नज़र भी नहीं जाता है और ये सबसे अधिक कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। कहते हैं जो भी राज्य किसी एक जाति से प्रभावित है दूसरे जाति के जो है लोग दूसरे जातियों को देखती भी नहीं है। सरकार कितना भी अपने आप को महान कह ले, कितना भी पीठ थपथपा ले, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको बदला नहीं जा सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाति प्रथा के कारण जो है लोकतंत्र सिद्धांत के बिल्कुल ही विरुद्ध है। आगे देखें देश की एकता में सबसे बड़ी बाधा। जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज कई छोटे छोटे टुकड़ियों में बंट गए हैं और ये छोटे समूह अपने समूह के हित तक सीमित रखते हैं और देश के हित को अधिक महत्व नहीं देती हैं। तभी तो हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि जाति प्रथा जब तक हमारे समाज में रहेगी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे, तब तक देश की विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग अपने हितों की ही बात करते हैं। और देखिए आज हमारे देश में भी ये प्रावधान है। मैं तो सरकार से एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि जब देश में हमारा देश का सरकार एक होता है तो ये क्षेत्रीय सरकार क्यों होती हैं, जिसे अपने ही क्षेत्र के दायरा का विकास कर रहे होते हैं। आप कहीं भी सेक्टरों में चले जाए, किसी भी शहरों में चले जाए, उस क्षेत्र के जो वहाँ पर जो है चुने जाते व्यक्ति होते हैं वो अपने क्षेत्र में रोड हो कुछ भी हो उसको बार बार पॉलिश कर रहे होते हैं और उसे उनके दायरे से अलग होगा तो हम उबड़ खाबड़ टूटा फूटा होता है। तो ये दो राय क्यों? सरकार जब एक हो सकता है तो इतने लोग क्यों इतने राजनीति में भरे पड़े हैं? हमारे देश का सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हमारे देश में पार्टियां इतनी अधिक है, इतने लोग पार्टियों में सम्मिलित हैं कि लोगों की भलाई के लिए उनके पैसा ही नहीं बचता, सब के सब उनके जेब में ही चला जाता है। कहते हैं बहुत सरकार आई कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन कहते हैं कुछ भी नहीं हो सका, सिर्फ ये कहावत थी और सिर्फ बातों में रही। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आप इतने जो लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमारे देश में राजनीति में, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, क्या है ये? अमेरिका को देखिए इन चीज़ों से कितना दूर है, तभी अमेरिका जो है डेवलपमेंट कंट्री है, वो विकसित हो चुकी है और हमारा देश विकासशील है
और 50 साल से तो हम यही सुन रहे हैं विकासशील, और मुझे लगता है कि 100 साल और भी विकासशील ही हम सुनेंगे, और 100 साल क्या 250 साल तक भी ये बात बरकरार रहेगी, क्योंकि जब तक ये दलों के प्रपंड यहाँ पर हटेंगे नहीं, देश विकास नहीं करेगा। कोई भी पार्टी जो है अपना व्यक्तिगत ही विकास सोचता है, देश का विकास नहीं सोचता। देश का विकास तो उनको सिर्फ मुंह पे भाषण में होता है, जो जनता को बरगला रही होती है। तो देश की एकता में सबसे बड़ी बाधा साबित होगी, और लोकतंत्र के ढांचों पर ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखें, देश की एकता में बाधा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को कई छोटे टुकड़े में बदला है, और इसको हितों अपने देश की हितों रखते हैं। इसे देश की एकता में सबसे बड़ी बाधा खड़ी हुई है, और हमारा देश बहुत ही आसानी से विदेशियों का गुलाम बन गया है। आप सोचिएगा ये कि अभी हम तो गुलाम हैं ही नहीं, लेकिन आप शायद आप इस गलत फहमी में हो, आज आप भी गुलाम हो। क्या विदेशी के आप गुलाम नहीं हो? आप कपड़े पहन रहे हो, खाना नूडल खा रहे हो, ये तरह तरह के बर्गर विदेशी खा रहे हो, चाइनीज़ चीज़ें खा रहे हो, तो क्या आप विदेश का गुलाम नहीं हो? अगर आपके कहते हैं आज घर में सब्जी रोटी बनती है तो आप इनकार करते हो, आपको मैकडॉनल्ड पिज़्ज़ा पता न क्या क्या चाहिए होता है, तो आप आज भी विदेशी गुलाम हो। तभी तो विदेश की कंपनियों को आज भारत में व्यापार करने में बहुत ही मुनाफा हो रही है। और भारत के देखा जाए तो बड़े बड़े नेता लोग भी इन विदेशी कंपनियों को आमंत्रण कर रहे हैं, आइए हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद कीजिए और अपनी आदत लगाइए। अरे जिस देश के रहने वाले उस देश की कल्चर को तो समझो, विदेशी चीज़ों में क्यों आप जो है तड़प रहे हो। और आपको मैं बता दूं साफ साफ शब्दों में, कोरोना वायरस जब हुई थी ना, तो इसका प्रभाव विदेशों में अधिक देखने को मिला, हमारे भारत में नहीं देखने को मिला, कम देखने को मिला। कारण क्या था कि हमारे देश के लोग जो हैं नेचुरल चीज़ों का जो उपयोग करते हैं। विदेश में देखा जाए तो हर केमिकल चीज़ों का उपयोग होता है। अगर आप भी उन्हीं की चीज़ों की आदी हो गए तो आने वाला समय में आपका भी वही दुर्दशा होगी। इसलिए दोस्तों, हमें विदेशी चीज़ों का गुलाम नहीं बनना है, हम अपने देशी चीज़ों का यूज़ करना है, देशी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। भारत जितना भी भारत के नेता लोग कह ले कि हम स्वदेश को जो है स्वदेशी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सारे विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित कर रहे हैं, तो बात तो वही पड़ गई। ऐसे ही अलेक्जेंडर को अम्भी ने निमंत्रण दिया था, ऐसे ही बाबर को भी निमंत्रण भेजी गई थी, ऐसे ही अंग्रेज को भी निमंत्रण किया गया था यहाँ व्यापार करने के लिए। अब फिर से वही जो है कहानी दोहराई जा रही है कि विदेशी कंपनी को भारत में निमंत्रण दिया जा रहा है। फिर से जो है वही गुलामी के जो कुचक्र होगा वो विकसित होगी। आगे है हिंदुओं के समाज विकास पर प्रभाव। हिंदुओं के विकास के समय में जाति प्रथा एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। हिंदुओं के विकास के समय में जाति प्रथा सबसे बड़ी बाधा हुई है। हिंदुओं के जो है गैर हिंदुओं से संबंध स्थापन पर रोक लगाकर उनके जीने एवं विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर दी है, और इस तरह से सामाजिक सुधार एवं अन्य विकास भी काफ़ी प्रभावित हुई है। बल्कि कुछ सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, शिशु हत्या, दहेज प्रथा आदि जन्म हुए, जिससे सामाजिक विकास काफ़ी बाधित भी हुई है। यानी हिंदू के विकास में जो है जाति प्रथा सबसे बड़ी रुकावट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सार्वभौमिक भाईचारे के विरुद्ध। कहते हैं भारत में जिस जाति प्रथा का अनुसरण किया जाता है वो वैदिक भाईचारे की भावना के जो है पूर्णता विरोधी है, और इसके सरे गले रीति रिवाज एवं संक्रिय मानसिकता का आज के विश्व में कोई स्थान नहीं, क्योंकि हम आज अलग विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह भी जब पूरा विश्व मानव मात्र में सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का विकास कर रहा है। आज पूरा विश्व जो है मानव मात्र में सार्वभौमिक भाईचारा की भावना को जो है पुण्य विकास कर रहा है, और आज के युग में न केवल समाज की बेहतरीन के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए इस जाति प्रथा का अंत किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी जरूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष आया है जाति प्रथा का भविष्य। कहते हैं जाति प्रथा ने भारतीय समाज के लाभ के बजाय हानि ही पहुंचाई है, और कहते हैं इसकी मुख्य भूमिकाएं भी निभाई है। यानी देखा जाए तो जाति प्रथा भारतीय समाज के लाभ के बजाय हानि पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा किया है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। अंत इसका परिपूर्ण से अंत किया जाना चाहिए, और कई महान समाज धार्मिक सुधारकों जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर,
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने इसका कठोर शब्दों में आलोचना की है और इसके जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयास भी किए गए हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस जाति प्रथा एवं छुआछूत की भावना का अंत करने के लिए अपना सार्थक प्रयास किए हैं। तो देखा जाए सभी ने इस पर बहुत बड़ी प्रहार किया है, जो जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। वर्तमान में पार्श्व शिक्षा और वैज्ञानिक कौशल, औद्योगिक विकास, अच्छे एवं सुलभ संचार के साधन, बड़े शहरों के विकास और सिनेमा हॉल, रेडियो, टेलीविज़न आदि ने इस जाति प्रथा के संकीर्ण दीवारों तथा बंधनों को तोड़ डाला है और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज विभिन्न धर्मों, जाति एवं पंथों के मानने वाले लोग आपस में खुलकर मिलते हैं और संकीर्ण मानसिकता का त्याग भी किया है। अब लोग स्वतंत्र रूप से किसी भी सामाजिक उत्सव में भाग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं तथा अंतरजातीय विवाह भी आम हो गई है। भारत सरकार ने जाति प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान प्रावधान भी किया है और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान से सबको साथ समानता का व्यवहार, सामाजिक न्याय तथा लोगों में धर्म, जाति, नस्ल आदि के नाम पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है और ये हमारे संविधान में लिखी है, मौलिक अधिकारों में लिखी गई है कि ना तो हम धर्म, जाति, नस्ल आदि के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि पुरानी परंपराओं को ख़त्म होने समय लगता है और इस कुप्रथा का जड़ से अंत करने के लिए निरंतर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जाति प्रथा को कुचलने के स्थान पर देश के हित के लिए इसकी पुण्य व्याख्या किया जाना चाहिए और वर्तमान समय में इस जाति विभाजन के देश हित सर्वव्यापी होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा प्रथम होना चाहिए। जाति प्रथा दूर होनी चाहिए। कालांतर के सकारात्मक प्रयास जाति प्रथा के घावों पर मरहम की तरह कार्य करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत का ऐतिहासिक महत्व, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। तो बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा या आप मेरे चैनल पे से जुड़ सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और यहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट पे। तो देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।